आज एक बार फिर आपका संडे क्लास के लिए जेनरो डेंटिस्ट्री में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि BDCC हेल्थ एजुकेशन सेल लुधियाना में फ्रेश डेंटल ग्रेजुएट्स के लिए 2 महीने का एक ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाता है, जिसमें मॉर्निंग उन्होंने 1 घंटे की क्लिनिकल क्लास अटेंड करनी होती है तथा फिर बाद में सारा दिन पेशेंट्स के ऊपर हैंड्स ऑन काम करना होता है। हर संडे आपको एक टॉपिक या एक लेसन सुनने और देखने को मिलेगा। यह टॉपिक उन्हीं क्लिनिकल क्लासेस पर आधारित है। आज का टॉपिक या आज का विषय है एनामल एंड डेंटिन बॉन्डिंग। तो मेरी ये आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया आप मेरे पिछले लेसन को भी एक बार सुन लें, क्योंकि उसी की कंटिन्यूटी में ये लेसन चलेगा। माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, इससे पहले कि आज का मैं विषय शुरू करूं, मेरा आपके लिए एक संदेश है कि आपकी सफलता आपकी गति पर निर्भर नहीं करती कि आपकी गति कितनी तेज है, बल्कि आपकी सफलता आपकी दिशा पर निर्भर करती है। इसलिए आज मेरा आपको उपदेश रहेगा कि हमेशा अपनी दिशा पर नियंत्रण रखिए और अपनी दिशा पर केंद्रित रहिए। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। प्रिय बच्चों, बॉन्डिंग एक फोर्स है। बॉन्डिंग एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। जब 2 डिसिमिलर मैटर एक दूसरे के इंटीमेट कांटेक्ट में आते हैं, जो सब्सटेंस या एडहेशन पैदा करता है उसको हम एडहेसिव एजेंट कहते हैं, तथा जिस सब्सटेंस के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है उसको एडहेरेंट कहते हैं। आमतौर पर जो एडहेसिव होता है वो लिक्विड होता है तथा एडहेरेंट जो है वो सॉलिड होता है। और जब भी कोई इस तरह का रिलेशनशिप 2 मैटर्स में बनाया जाता है तो उनमें एक इंटरफेस होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सॉलिड सॉलिड से मिलता है, सॉलिड लिक्विड से मिलता है, लिक्विड लिक्विड से मिलता है, तो इंटरफेस की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। लेकिन जब गैस गैस के साथ बॉन्डिंग करती है तो ऐसा कोई इंटरफेस उनमें नहीं होता। डेंटिस्ट्री में एडहेशन या बॉन्डिंग 3 तरह की हो सकती है। ये बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग हो सकती है, ये बॉन्डिंग फिज़िकल बॉन्डिंग हो सकती है, ये बॉन्डिंग मैकेनिकल बॉन्डिंग हो सकती है। केमिकल बॉन्डिंग प्राइमरी वैलेंसी फोर्सेस पर डिपेंड करती है, जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग। जबकि दूसरी तरफ जो फिज़िकल एडहेशन या फिज़िकल बॉन्डिंग है वो रिलाई करती है सेकेंडरी वैलेंसी फोर्सेस पर, जैसे मॉलिक्यूल डाइपोल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है जिसको हम वॉन डेर वाल फोर्सेस कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है जिसको हम डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो मैकेनिकल बॉन्डिंग है उसमें एक मैटर जो है वो दूसरे मैटर में पेनिट्रेट करता है, और एक यही मैकेनिकल बॉन्डिंग है जिसको डेंटिस्ट्री में एक रिलायबल बॉन्डिंग के तौर पर आज कंटेम्प्रेरी जो रेस्टोरेटिव वर्ड है उसमें लिया जाता है। इसको हम माइक्रो मैकेनिकल बॉन्डिंग कहते हैं। जब हम एनामल को बॉन्ड करते हैं तो एनामल जोन क्रिएट करते हैं। जब हम डेंटिन में बॉन्डिंग करते हैं तो वहाँ पर
हाइब्रिड डेंटिन जोन बनता है, इनफिल्ट्रेशन जोन बनता है। ये सारी उदाहरणें माइक्रो मैकेनिकल बॉन्डिंग की होती हैं। इस केमिकल बॉन्डिंग, फिज़िकल बॉन्डिंग या मैकेनिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बॉन्डिंग एजेंट पहल डेंटिस्ट्री में दाखिल हुए थे वो मोस्टली केमिकल बॉन्डिंग पर आधारित थे, लेकिन इसके बाद वो कंसेप्ट जो था वो ऑब्सोलीट हुआ और उसमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी वो बहुत गुणवत्ता नहीं थी। और उसके बाद जो नई इन्वेस्टिगेशंस हुई, जनरेशन 4, जनरेशन 5, जनरेशन 7 आदि जो बॉन्डिंग एजेंट्स आए, तो वो सारे के सारे बॉन्डिंग एजेंट माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन पर आधारित थे और आधारित हैं। इसलिए इनका थोड़ा कंपैरेटिव ज्ञान होना हमारे लिए ज़रूरी है। प्रिय बच्चों, यहाँ पर हमें यह ज़रूर ज्ञान होना चाहिए कि ये जो फिनोमिना ऑफ एडहेजन है यह 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात है सरफेस एनर्जी ऑफ एडहेरेंट और दूसरी बात है वेटिंग और या वेटिंग एबिलिटी ऑफ द एडहेसिव एजेंट और तीसरी बात है एंगल ऑफ कंटैक्ट ऑफ द एडहेसिव एजेंट। As all of you know, the energy of a solid on the surface is comparatively higher than its interior. Inside the crystal, each atom is equally surrounded by the atoms in all sides and interatomic distances are equal, hence the energy is minimal, whereas towards the periphery the atoms are not equally distributed. जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, जो इंटीरियर है वहाँ जो एनर्जी है वो नलीफाई है, जबकि जो सरफेस है वहाँ पर जो सरफेस एनर्जी है वो हायर है और वो किसी भी बाहरी एजेंट के साथ अच्छी तरह से बॉन्डिंग कर सकता है। तो प्रिय बच्चों, जो वेटिंग है वो सरफेस एनर्जी पर डिपेंड करता है। वेटिंग एडहेरेंट की क्लीनलीनेस पर डिपेंड करता है, जबकि जो कॉन्टैक्ट एंगल है यह वेटिंग की एक मेजर है। तो अगर हम चाहेंगे कि हमारा जो बॉन्डिंग एजेंट है वो वेटिंग भी अच्छी करे और उसका जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो भी मिनिमम हो, तो ये दोनों बातें उसकी विस्कोसिटी पर डिपेंड करेंगी, उसके फ्लो पर डिपेंड करेंगी। तो आइए अब सोचें कि यह जो प्रिंसिपल्स हैं हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे एप्लीकेबल हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने 2 डेंटल टिश्यूज़ के साथ ही जो बॉन्डिंग है वो अचीव करनी है। हमारे पास सबस्ट्रेट एक तो एनेमल है, एक डेंटिन है, या बहुत सारी क्लिनिकल सिचुएशंस में हमारे पास दोनों सबस्ट्रेट्स एनेमल तथा डेंटिन दोनों इकट्ठे भी प्रेजेंट हो जाते हैं, जिनके ऊपर हमने बॉन्डिंग अचीव करनी होती है। जैसे कि मैंने पीछे कहा कि जो बॉन्डिंग है, जो वेटिंग एबिलिटी है, जो कंटैक्ट एंगल है, वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की क्लीनलीनेस पर। और जो एनेमल है वो उसकी जो क्लीनलीनेस है वो तब ख़राब होती है जब उसके ऊपर डेंटल प्लॉक होता है या कैलकुलस होता है, तो उसकी जो सरफेस एनर्जी है वो कम हो जाती है और बढ़िया बॉन्डिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर मेरा हमेशा बच्चों को यह आदेश होता है कि बॉन्डिंग करने से पहले हमें प्रोफाइलैक्सिस करनी चाहिए। जैसे ही हम डेंटल प्लॉक या पेलिकल या और डेब्रिस को एनेमल से उतार देते हैं तो एनेमल की जो सरफेस एनर्जी है वो बढ़ जाती है। एनेमल के जो कैल्शियम आयंस हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट को जो बिलोंग करते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आप
हैरान होवोगे मेरी बात सुनकर कि अगर हम पहले प्रोफाइल एक्सेस करते हैं तो हमारे बॉन्डिंग एजेंट की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो अपने आप डबल हो जाती है। Among all matters, the surface energy in the metal is highest one। और अगर हम अपने सबस्ट्रेट्स को कंपैरेटिव व्यू देखें, अगर हम एनामल और डेंटिन का कंपैरिजन करें तो एनामल में लगभग 97% इनऑर्गेनिक कंटेंट है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, जबकि दूसरी तरफ जो डेंटिन है उसमें जो इनऑर्गेनिक कंटेंट है वो 50% है, प्रोटीन्स उसमें हिस्टोलॉजिकली 30% है और मॉइस्चर उसमें हिस्टोलॉजिकली 20% है। यही एक रीज़न है कि जो डेंटिन है उसके ऊपर जो बॉन्डिंग अचीव करनी एज़ कंपेयर टू एनामल इज़ डिफ़िकल्ट। इसीलिए बहुत देर तक जो एनामल बॉन्डिंग प्रोटोकॉल है और जो डेंटिन बॉन्डिंग प्रोटोकॉल है वो अलग अलग रहे। यहाँ पर मैं आपको यह भी बात बताना चाहता हूँ कि इवन सेम टिश्यू जैसे एनामल है उसकी अलग अलग साइट पर अलग अलग बॉन्ड स्ट्रेंथ अचीव होने की संभावना होती है। जैसे जो एनामल रॉड्स के टॉप मोस्ट पोर्शन पर बढ़िया एचिंग, बढ़िया बॉन्डिंग, बढ़िया एडहियन, जो साइड है एनामल रोड्स पर वहाँ पर पुअर बॉन्डिंग, पुअर बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। सिमिलरली जो फ्लोरिडेटेड एनामल है वहाँ पर भी बॉन्डिंग इतनी बढ़िया हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितनी बढ़िया नॉन फ्लोरिडेटेड एनामल के ऊपर है। डीपर लेयर्स हैं जो डेंटिन की, वहाँ पर जो बॉन्डिंग अचीवमेंट है वो बढ़िया नहीं होती एज़ कंपेयर टू द सुपरफिशियल लेयर ऑफ डेंटिन। सॉलिड, वहाँ पर सॉलिड डेंटिन है और जो सुपरफिशियल लेयर्स हैं वहाँ पर सॉलिड डेंटिन है और जो डीपर लेयर्स हैं वहाँ पर जो पल्पल प्रेशर के द्वारा, जो पॉजिटिव पल्पल प्रेशर के द्वारा मॉइस्चर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। सो यहाँ से ये भी सिद्ध होता है कि यह भी ज़रूरी नहीं है कि सारी डेंटिन पर या सारे एनामल पर सेम तरह की बॉन्डिंग हम एक्सपेक्ट करें। तो इसलिए हमें थोड़ी उसकी सारी इन्वायरमेंट पर नियंत्रण रखना होगा। सिमिलरली जो प्राइमरी टीथ हैं उनमें जो एनामल है वो ज़्यादा ए प्रिज्मेटिक है, वहाँ पर भी एचिंग और बॉन्डिंग हम बढ़िया एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बढ़िया का मतलब ये है कि वहाँ पर बॉन्डिंग अचीव करना इतना आसान नहीं होता जितना परमानेंट टूथ के एनामल पर होता है। जहाँ तक बॉन्डिंग का सवाल है, डेंटिन के ऊपर स्मीयर लेयर का बनना, डेंटिन के साथ पल्पल कंपैटिबिलिटी, डेंटिन के साथ केमिकल बॉन्डिंग, ये भी 3 महत्वपूर्ण इशू हैं जो बॉन्डिंग के आड़े आते हैं। और जब हम स्क्लीरोज्ड डेंटिन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी बॉन्डिंग पुअर होने की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। इसलिए प्रिय प्यारे बच्चों, अगर हम एनामल और डेंटिन को आपस में ग्रॉसली कंपेयर करें तो जो डेंटिन है वो हमें कहीं ना कहीं हमारे पास एक लिविंग टिश्यू है जिसके ऊपर हम अचीव करना चाहते हैं अच्छी बॉन्डिंग। वहाँ पर वो सॉलिड नहीं है, टॉर्टुअस चैनल्स हैं, उसमें चैनल्स में ओडोंटोब्लास्टिक सेल्स है, चैनल में ओडोंटोब्लास्टिक फ्लूइड है जो अंडर पॉजिटिव पल्पल प्रेशर हर वक्त रहता है। तो इसलिए डेंटिन में इश्यूज ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू एनामल। तो चलिए बच्चों, इस डिस्कशन को बहुत आगे ना बढ़ाते हुए मैं अभी आपको एक सिंपल बॉन्डिंग का प्रोटोकॉल बताना चाहता हूँ जो यूनिवर्सल है। इस प्रोटोकॉल में सबसे पहला स्टेप होता है एचिंग का, जिसमें हम एनामल टैग्स या डेंटाइनल टैग्स या इंटरडिफ्यूजन जोन डेंटिन में एस्टैब्लिश करते हैं, जहाँ पर
हम साइट्स फॉर मैकेनिकल बॉन्डिंग अचीव करते हैं। और इसके बाद हमारा इस प्रोटोकॉल में दूसरा स्टेप होता है प्राइमर का इन पोर्स में या इन टैग्स में बढ़िया सा फ्लो हो जाना। और इस प्रोटोकॉल में जो हमारा तीसरा स्टेप होता है, जो हमारा रियल एडहेसिव एजेंट है, जो हमारा रियल बॉन्डिंग एजेंट है, उसकी इन पोर्स के ऊपर एप्लीकेशन और उस बॉन्डिंग एजेंट को अंदर इनफिल्ट्रेट करने का प्रोसेस, और अंत में इसको स्टेबलाइज किया जाता है आइदर विद द केमिकल क्योरिंग और विद द लाइट क्योर पॉलीमराइजेशन। यानी कि एचिंग, प्राइमिंग एंड बॉन्डिंग, ये तीन जो प्रोटोकॉल के तहत ये तीन यूनिवर्सल स्टेप्स हैं जो हमने बड़ी अच्छे से और बड़े सहज से अपने एनामल और डेंटिन टिश्यूज़ पर अचीव करने होते हैं। लेकिन इस यूनिवर्सल प्रोटोकॉल से भी ज़्यादा महत्व मैं अपनी प्रैक्टिस में क्लीनलीनेस पे देता हूँ, क्योंकि अगर जो साइट है जहाँ पर आप बॉन्डिंग अचीव करना चाहते हो या आपका ऑर्थोडोंटिस्ट वहाँ पर ब्रैकेट लगानी चाहता है या आप फिलिंग करनी चाहते हो, अगर ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सा कैलकुलस, बहुत सा प्लॉक और बहुत सी जिंजाइवल ब्लीडिंग या कोई इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट है, तो आपकी जो बॉन्डिंग है उसका जो फ्यूचर है वो इतना प्रभावी होने वाला नहीं है। इसी तरह जब आप आरसीटेड टूथ पर बॉन्डिंग अचीव करना चाहते हो, आरसीटी करने के बाद आप फिलिंग करना चाहते हो, तो वहाँ पर जो गट्टा पर्चा है कैविटी में और जो सीलर है वो आपकी बॉन्डिंग के सामने एक डेब्रिस है। आपको पहले वो कैविटी जो है वो फ्री फ्रॉम गट्टा पर्चा और फ्री फ्रॉम आपको सीलर करनी पड़ेगी। अब कंटेम्प्रेरी वर्ड एंडोडोंटिक वर्ड तो ने ये भी एविडेंस दिया है कि आरसीटी के बाद जो इनहेरिटेड वीकनेस आती है जिसके कारण हम क्राउन का इंडिकेशन देते हैं, अगर हम क्राउनलेस इरा में जाना चाहते हैं तो अगर बढ़िया एचेंट बेस्ड कंपोजिट की आप उसमें फिलिंग करते हो तो उस आरसीटी किए हुए टूथ में स्ट्रेंथ भी अपने आप आ जाती है, क्योंकि आप इंट्राट्यूबुलर जो बॉन्डिंग एजेंट हैं जो आपके वो जाते हैं, वहाँ पर स्टेबलाइज होते हैं और वो क्राउन को स्ट्रेंथ देने वाले हैं। जैसे मोनोब्लॉक का इरा आ रहा है, मोनोब्लॉक भी जो ऑब्चुरेशन सिस्टम है वो भी क्राउनलेस इरा को जन्म देने वाला है। इसी तरह ये सोचा जा रहा है कि अगर बढ़िया एचेंट बेस्ड आप कंपोजिट की फिलिंग करते हो तो आरसीटी के बाद आपके क्राउन में स्ट्रेंथ वैसी ही आ सकती है जैसी आप क्राउन देकर उसमें स्ट्रेंथ देना चाहते हो। इसी तरह कंपोजिट का वर्ड ये भी कहता है कि अगर आपकी बॉन्डिंग की वाइटल टूथ कैविटी में बढ़िया सीलिंग अचीव करने की एबिलिटी है तो पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी से बचने के लिए वहाँ पर आपको लाइनर या बेस भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी है ये डिपेंड करती है कि आपका बॉन्डिंग एजेंट कैसी सील वहाँ पर पैदा कर रहा है। सो अगर आप प्रोटोकॉल को अच्छी तरह से फॉलो करते हो और आपके जो बॉन्ड की सील है वो इम्परवियस होती है तो आपको पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी से भी डरने की ज़रूरत नहीं होती। मैं अपनी प्रैक्टिस में अगर कोई मेरा पेशेंट मुझे प्रोफाइलैक्सिस के लिए मना करता है या वो अपनी कंसेंट नहीं देता तो मैं वहाँ पर प्रोफाइलैक्सिस कॉम्प्लीमेंट्री करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि जो मैं स्केलिंग पॉलिशिंग करूँगा फिलिंग से पहले उसके आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि प्रिय बच्चों ये हमें ज़रूरत है
वहाँ पर क्लीन सबस्ट्रेट की, क्योंकि जो पेशेंट है वो तो सिर्फ फिलिंग करवाने आया है, उसको कोई अपने जो ओरल हाइजीन से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हमें अपने प्रोसीजर की सफलता चाहिए होती है, इसलिए बॉन्डिंग प्रोटोकॉल में मेरी सबसे पहली टिप आपके लिए यही है कि बढ़िया सी आइसोलेशन करिए, बढ़िया सी काउंसलिंग करिए और बढ़िया सी वहाँ पर पहले स्केलिंग पॉलिशिंग करिए। और याद रहे कि वहाँ पर आपको जो प्रॉफ़ी पेस्ट यूज़ करना है वो ज़्यादा फ्लेवर्ड प्रॉफ़ी पेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और जो पॉलिशिंग कप यूज़ करना है वो आपको रबड़ कप यूज़ करना है, ताकि आप इस प्रोसीजर के दौरान आपको किसी भी तरह की जिंजाइवल इंजरी नहीं चाहिए, वहाँ पर किसी भी तरह का ब्लड फ्लो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ ब्लड होगा तो वो आपके बॉन्डिंग एजेंट के साथ कंपटीशन करने लगेगा और आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वहाँ पर उसको नुकसान होगा। तो चलिए अब हम दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं, जिसको हम एचिंग कहते हैं। प्रिय बच्चों, पहले मैं अपना फोकस एनामल बॉन्डिंग पर ही रखूँगा। 37% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एक ऐसा एविडेंस बेस्ड एसिड है, 37% एक ऐसी एविडेंस बेस्ड कंसंट्रेशन है जो हमें एनामल में बढ़िया पोरोसिटी दे सकती है, बढ़िया पोर्स क्रिएट कर सकती है, बढ़िया एनामल टैग्स बना सकती है। लगभग 10 to 15 माइक्रोन डीप टैग्स जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, जहां पर हमें बहुत ही बढ़िया माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन या माइक्रो मैकेनिकल बॉन्डिंग मिल सकती है। जो इस एसिड का एप्लीकेशन टाइम है वो लगभग 10 to 15 सेकंड होता है, और जो इसका लेवॉज टाइम है वो लगभग 30 सेकंड होता है। और जब हम बढ़िया सी लेवॉज करते हैं, कंप्रेस्ड एयर से अपनी एचिंग चेक करते हैं, तो वहाँ पर हमें मैटी सरफेस या फ्रॉस्टेड एनामल अपीयर होता है, जो ये हमें सिद्ध करता है कि हमारी जो एचिंग है वो सक्सेसफुल है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक नियम बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो एसिडिक एचिंग जेल फॉर्म से कर रहे हैं, अगर आपका एजेंट जेल के रूप में है जिसको पॉलीमर बीड्स या कोलाइडल सिलिका के साथ बनाया गया है, तो वहाँ पर जो लेवॉज टाइम है वो ज़्यादा होगा। लेवॉज टाइम मीन्स कि एचिंग जब आप एसिड लगा लेते हो तो उसको वॉश कितने सेकंड्स के लिए करना है। अगर आपका जेल है तो ये 30 सेकंड से ज़्यादा समय रिक्वायर करेगा उसको रिमूव करने के लिए। अगर आप वॉशिंग के लिए एम्पल टाइम नहीं देते तो वही जेल आपके लिए एक डेब्रिस का काम करेगा, जो आपकी वहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको अफेक्ट करेगा। मैं आपको फिर सतर्क करना चाहता हूँ कि यहाँ तक आप आइसोलेशन बनाई रखिए। एक बढ़िया आइसोलेशन आपको एक बढ़िया बॉन्डिंग देने वाली है। अगर एक्सीडेंटल आपकी आइसोलेशन डिस्टर्ब होती है तो आपको दोबारा सारा स्टेप जो है वो रिपीट करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद आप प्राइमिंग और बॉन्डिंग उस सरफेस की करते हो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको प्राइमर के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्राइमर एक ऐसा मोनोमर होता है जिसको एसीटोन अल्कोहल या वाटर में डिज़ोल्व किया होता है, और यह एक ऐसा एजेंट होता है जो रेजन्स की पेनिट्रेशन पोर्स में आसान करता है। और इसको जैसे कि मैंने अपने शुरू में बताया, बढ़िया वेटिंग होनी चाहिए, बढ़िया जो आपका कांटेक्ट एंगल है वो होना चाहिए, और आपको इस केमिकल रिएक्शन होने की
होने का इंतज़ार भी करना चाहिए। और इसके बाद आप स्टेबलाइजेशन करते हो बाय वर्च्यू ऑफ योर लाइट क्योर यूनिट, एंड वी शुड टेक केयर when we are putting the light over this surface. We should apply light from all directions, and the protective glasses for dentist as well as for patient should always be on. प्रिय बच्चों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि एनामल जो है वो इनऑर्गेनिक रिच टिश्यू है। लगभग 97% इनऑर्गेनिक कंटेंट इसमें होता है। केवल 3% जो मिलेनिन प्रोटीन्स हैं, अमेलोजेनिन और नॉन एमिलोजेनिन प्रोटीन्स हैं, वो इसमें होती हैं। बहुत ही कम ये प्रोटीन कंटेंट होता है। तो इसलिए यहाँ तक हम हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं। हमारा जो बॉन्डिंग एजेंट है या जो हमारा प्राइमर है, ये मोस्टली बिस्गमा और टेक्टमा बेस्ड होता है, जो हाइड्रोफोबिक मोनोमर्स माने गए हैं। और इन्हीं से जो एनामल बॉन्डिंग है वो एफिशिएंटली हम अचीव कर सकते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में भी जब मेरे सामने केवल एनामल एज ए सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोफोबिक एजेंट्स ही यूज़ करना मैं प्रेफर करता हूँ, और मेरा यही प्रोटोकॉल रहता है। लेकिन जहाँ तक डेंटिन का सवाल है, वो एक लिविंग टिश्यू है, वो उसमें इनहेरिटेड वेटनेस है, उसमें इनहेरिटेड मॉइस्चर है, उसमें जो ये प्रोटोकॉल है या ये एजेंट जो हैं, ये बॉन्डिंग के लिए सक्सेसफुल नहीं होते। वहाँ पर हमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स चाहिए। जो हाइड्रोफिलिक हैं वो डेंटिन के अंदर माइक्रो मैकेनिकल बॉन्डिंग कर सकें, वहाँ वो डेंटिन के अंदर केमिकल बॉन्डिंग कर सकें, और जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होगा हमारे बॉन्डिंग एजेंट का, वो हमारे कंपोजिट के एक्रिलिक जो मिथाइल मिथा एक्रिलेट है उसकी डबल बॉन्डिंग से अपना बॉन्ड बना सके। और उस बॉन्डिंग एजेंट में कुछ ऐसा भी हो, कुछ ऐसे भी रिएक्टिव ग्रुप्स हों जो डेंटिन के कोलेजन टिश्यू के साथ अच्छी इंटीग्रेशन कर सके। तो डेंटल वर्ल्ड में ये हमेशा एक क्वेश्चन पैदा होता रहा है कि क्या डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट्स को एनामल बॉन्डिंग एजेंट्स के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। और बेसिकली जब हमने डेंटल कैविटी को ट्रीट करना होता है तो वहाँ हमारे सामने दोनों टिश्यूज़ होते हैं, एनामल भी होता है और डेंटिन भी होता है। तो क्या सेम बॉन्डिंग एजेंट को यूज़ करके क्या हम इस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या हमें इन टिश्यूज़ को अलग अलग बॉन्ड करना होगा। माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, यहाँ पर मैं टोक्यो मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्यूजायामा का नाम लेना चाहता हूँ। डॉक्टर फ्यूजायामा ने टोटल एच टेक्निक की इन्वेंशन की, और इस टेक्निक से यह सिद्ध हुआ कि हम साइमल्टेनियसली एक ही समय में एनामल और डेंटिन को एच भी कर सकते हैं, प्राइम भी कर सकते हैं और बॉन्ड भी कर सकते हैं। डॉक्टर फ्यूजायामा के कंसेप्ट से और डॉक्टर फ्यूजायामा की रिसर्च से अनेक तरह के हज़ारों मोनोमर्स पर रिसर्च हुई, और बढ़िया मोनोमर ऐसे इन्वेंट हुए जिनके साथ टोटल एच टेक्निक जो है वो पॉसिबल हुई। डॉक्टर फ्यूजायामा को मिनिमल इन्वेजिव डेंटिस्ट्री तथा एडहेसिव डेंटिस्ट्री के पायनियर रिसर्चर के रूप में संसार भर में विशेषित किया जाता है।
डॉक्टर फ्यूज़ा यामा की इस रिसर्च के सदका ही आज कंटेम्प्रेरी रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री के पास एक बढ़िया बाई फंक्शनल बॉन्डिंग मॉलिक्यूल मौजूद है, जिसकी हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जिसकी हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ की भी हैं, जिसमें एक रिएक्टिव ग्रुप भी है, जिसमें एक बढ़िया रिएक्टिव साइट है जहाँ पर अनेक ऐसे रीजन्स बॉन्ड किए गए हैं जो डेंटिन के कोलेजन से कोलेजनस टिश्यू के साथ एक बढ़िया इंटीग्रेशन करने की समक्षता रखते हैं। वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो डेंटिन के कोलेजनस स्कैफोल्ड के साथ बढ़िया सा बॉन्ड बना सकता है, बढ़िया सी माइक्रो मैकेनिकल रिटेंशन पैदा कर सकता है और बढ़िया सी इंट्राट्यूबुलर पेनिट्रेशन कर सकता है और एक ऐसी इंटीग्रेशन जिसके बाद हमें एक सफल फिलिंग की उम्मीद हो सकती है। एक ऐसा बढ़िया बाई मॉलिक्यूल है जो कि स्मीयर लेयर को अच्छे से मैनेज कर सकता है, स्मीयर लेयर को मॉडिफाई कर सकता है, स्मीयर लेयर को डिज़ोल्व कर सकता है, स्मीयर लेयर को एज ए लेजिटिमेट बॉन्डिंग साइट के रूप में यूज़ कर सकता है। हमारे क्लिनिक में जो हमारे पास एक स्मॉल बॉन्डिंग बॉटल है, उस बॉटल का यह बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल एक ब्रेन का रूप है। इसको शॉर्ट रूप में हम मिस्टर एक्स बोलते हैं, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो MRX। जो M ग्रुप है इसमें वो इसका हाइड्रोफोबिक पोर्शन है और जो R है ये लॉन्ग कार्बन चेन है और जो X एंड है वो इसका रिएक्टिव ग्रुप है। जो इस मॉलिक्यूल में X है वो फॉस्फेट्स भी हो सकते हैं, वो एमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, वो एमाइनो अल्कोहल भी हो सकते हैं और वो डाई कार्बोक्सिलेट ग्रुप भी हो सकता है। ये नेगेटिवली चार्ज्ड एंड है इसका, और जब हम बॉन्डिंग एजेंट की एप्लीकेशन करते हैं तो ये वही काम करता है जो हमारे कन्वेंशनल बॉन्डिंग एजेंट में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ने किया था। एसिड करता है, यानी ये हमारी इस बॉटल में एजेंट है। ये हमारी डेंटिन और एनामल के टैग्स को एस्टैब्लिश करता है, हमारे हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स में कैल्शियम को एक्टिवेट करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे टिश्यूज़ की कंडीशनिंग करने वाला यही कंपाउंड होता है। जब हम बॉन्डिंग एजेंट को अपने सबस्ट्रेट पर अप्लाई करते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज जो ये आयंस हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कैल्शियम जो एनामल और डेंटिन में पड़े हैं उसके साथ एक बहुत बढ़िया मिलाप करते हैं और बॉन्डिंग प्रोसेस की इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है। कंटेम्प्रेरी बॉन्डिंग एजेंट में बढ़िया सेल्फ एचिंग मोनोमर्स, एविडेंस बेस्ड सेल्फ एचिंग मोनोमर्स लाइक हीमा 4 मेटा ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इसके अभिन्न अंग हैं। आइसोसायनेट, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड तथा ग्लूटर एल्डेहाइड ऐसे कंपाउंड्स हैं जो R पार्ट में जुड़े हुए हैं। जो लॉन्ग कार्बन चेन है इनके साथ ये कंपाउंड्स इंटीग्रेटेड हैं और इन कंपाउंड्स में ये समक्षता है कि ये डेंटिन के कोलेजनस टिश्यूज़ ने
जो केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट किए हैं ड्यूरिंग बॉन्डिंग लाइक एमाइनो एसिड्स, एमाइडो ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, उनके साथ ये कंपाउंड बढ़िया बॉन्डिंग और पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं। खास तौर पर कोलेजन टिश्यूज़ के एमाइनो ग्रुप उस समय पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में कैटालिस्ट का काम भी करते हैं। चिलेटर्स को कंटेम्परेरी बॉन्डिंग एजेंट में ऐड किया गया है। ख़ास तौर पर जो ग्लूमा सिस्टम है उसमें ग्लूटर एल्डिहाइड चिलेटिंग एजेंट को यूज़ किया गया है, ईडीटा को यूज़ किया गया है। उसमें बढ़िया जो कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है उसके साथ जो लाइजेंड्स की जो बॉन्डिंग है वो एक कारागर कार्य है जो आज के कंटेम्परेरी बॉन्डिंग एजेंट ने किया है। और प्यारे बच्चों, जो इसमें M है वो मीथाइल एक्रिलेट ग्रुप है, जो वो सिमिलर रीज़न है जो कि हमारे कंपोजिट सिस्टम में मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। और क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक एजेंट होता है, ये बाहर हमारे कंपोजिट के डबल बॉन्डेड मिथाइल एक्रिलेट के साथ बढ़िया बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है और जिसके ऊपर हम कंपोजिट की बढ़िया फिलिंग का निर्माण कर सकते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, जो मिस्टर एक्स के तीन अंग हैं, M है, R है और X है, हमारे कंपोजिट फिलिंग में कितनी महत्ता रखता है यह आज आपको ज्ञात हो गया होगा। अब बॉन्डिंग हमारे हाथ में एक बच्चे का खेल है। बॉन्डिंग एक मैजिक है। एक ही बॉटल में सब कुछ होता है। एचिंग भी होती है, प्राइमिंग भी होती है और बॉन्डिंग भी होती है। तो आज हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें अपना जो बॉन्डिंग प्रोटोकॉल है इस 7th जनरेशन बॉन्डिंग एजेंट के साथ, इस सेल्फ एचिंग बॉन्डिंग एजेंट के साथ कैसा रखना होगा ताकि हमको मन चाहे रिज़ल्ट मिल सके। हम एक ही समय में एनामल और डेंटिन को एड्रेस करने वाले हैं और यह ज़रूरी भी है क्योंकि चाहे कैविटी क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है, 5 है या 6 है, उसमें हमारे सामने दोनों टिश्यूज़ होते हैं और हमने इस अपने बॉन्डिंग एजेंट के साथ दोनों के साथ जस्टिफाई करना होता है। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि हमारा प्रोटोकॉल क्या रहना चाहिए। मेरी सबसे पहली टिप आपके लिए यह है कि जो आपके पास बॉन्डिंग बॉटल है उसको एक अच्छे ढंग के साथ अपने क्लिनिक में प्रिजर्व करिए। बाहर से वो ब्लैक कलर की होती है ताकि जो सन रेज़ हैं या जो अनवांटेड लाइट्स हैं आपकी ऑपरेटरी में वो उसको अफेक्ट ना कर पाएँ। इसको बढ़िया प्रिजर्व करने के लिए आपके पास आपके क्लिनिक में एक बढ़िया फ्रिज होना चाहिए। मैं अपने क्लिनिक में अपने बॉन्डिंग एजेंट के लिए एक बहुत ही बढ़िया बॉक्स रखता हूँ। यह जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक वुडन बॉक्स है जिसमें मेरे बॉन्डिंग एजेंट तथा और जो रेस्टोरेटिव मटेरियल्स हैं वो प्रिजर्व्ड रहते हैं। और फ्रिज से हम ऑन द डे ऑफ फिलिंग 5 to 10 मिनट्स बिफोर उसको उससे निकालते हैं और उसके बाद फिर इसको हम यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सेम ढंग से उसको अपने फ्रिज में अच्छे से प्रिजर्व करते हैं। जब इसको हम
प्रिपेयर्ड की हुई कैविटी, कंडीशनड कैविटी या क्लीन्ड टूथ पर यूज़ करते हैं तो पहले इसको अपसाइड डाउन हमारा जो असिस्टेंट है वो इसको शेक करता है। इससे क्या होता है कि जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके बॉटम पर पड़े रहेंगे, जिसका जो केमिकल रिएक्शन हम चाहते हैं, जो हमें केमिकल रिएक्शन ऐसे नहीं मिलेगा, तो सारी टोटल जो केमिस्ट्री है बॉन्डिंग बॉटल की वो एक्टिवेट हो जाती है और जो हम रिक्वायर्ड काम उसके साथ करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। हमारा जो डीमिनरलाइजिंग मॉलिक्यूल है वो प्रॉपर से बढ़िया से उसमें पोर्स क्रिएट करेगा और जो दूसरे कंपाउंड्स हैं जिन्होंने कोलेजन स्कैफोल्ड के साथ केमिकल बॉन्डिंग करनी होती है वो उसके साथ करेंगे और जो हमारा हाइड्रोफोबिक एजेंट होगा वो अपनी साइट पर कंपोजिट के रेजन ग्रुप के साथ बॉन्ड करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो प्रिय बच्चों, ये 2 टिप्स पहले ज़रूर फॉलो करिए कि एक तो इसकी प्रिजर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो आप इसकी मेंटेनेंस करते हैं वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। क्लिनिक में एक एम्प्लॉय का ये ड्यूटी होनी चाहिए जो इसको बढ़िया से इसके रख रखाव को रखे। और दूसरा, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इसको वाइब्रेट करना या इसको शेक करना मैंडेटरी स्टेप होना चाहिए। तीसरी टिप है कि वो एरिया आइसोलेटेड होना चाहिए। जो आपका सक्शन अपरेटस है वो हाई वॉल्यूम होना चाहिए और वो बढ़िया सा काम उस समय करता होना चाहिए। अगर आप सलाइवा कंट्रोल नहीं कर पा रहे या कोई ऐसी साइट है जहाँ पर जो सलाइवा है वो कंट्रोल नहीं हो सकता, तो मेरे प्यारे बच्चों वहाँ पर कंपोजिट या कंपोजिट फिलिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कंपोजिट की केवल एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जहाँ पर आप सलाइवा कंट्रोल नहीं कर पाते या यहाँ पर आप सलाइवा नहीं कंट्रोल कर सकते, वहाँ पर कंपोजिट फिलिंग मत करो। अगली टिप है मेरी कोटिंग के बारे में। आपकी जो एप्लीकेटर टिप है वो स्मॉल होनी चाहिए और अगर हो सके मैं प्रेफर करता हूँ अपनी ऑपरेटरी में कि बढ़िया वेटिंग और आइडियल कांटेक्ट एंगल अचीव करने के लिए मैं डबल कोटिंग करता हूँ। और कोट करने के बाद उसके ऊपर आप कंप्रेस्ड एयर मत डालिए। आपको चिप सिरिंज की जो एयर है वही आपको डालनी होगी या फिर आपको कॉटन ब्लॉटिंग करनी होगी। कभी भी अपनी कंप्रेस्ड एयर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस बॉन्ड कभी भी आप अपनी कंप्रेस्ड एयर इसके ऊपर मत डालिए। अगर आप इस स्टेज पर कंप्रेस्ड एयर डालते हो तो आपका जो कोलेजनस नेटवर्क है वो कोलैप्स हो जाएगा और जो बॉन्डिंग एजेंट की जो पेनिट्रेशन है वो डीपर नहीं होगी। अगर आपके पास ऐसा विधान नहीं है कि आप चिप सिरिंज की एयर डाल सको या आपके पास आप ब्लॉट करने में असमर्थ हो, तो अब कहा जाता है कि अगर आपके पास केवल कंप्रेस्ड एयर है तो इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हो उस फिल्म को फैलाने के लिए, तो इसको 1 सेकंड से ज़्यादा मत अप्लाई करिए। 1 सेकंड या लेस देन 1 सेकंड के लिए आप कंप्रेस्ड लेयर इस बॉन्डिंग लेयर पर डाल सकते हो, लेकिन लंबे समय तक आप कंप्रेस्ड एयर इसके ऊपर शॉवर मत करिए। एट दिस टाइम आपकी जो ओवर ड्राइंग की नेचर है टिश्यूज़ को करने की या आपका जो डेंटिन है ओवर वेट है,
ओवर ड्राई है या ओवर वेट है, दोनों के साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि अगर ओवर ड्राई करते हो तो कोलेजनस टिश्यू कोलैप्स कर जाता है। अगर आपकी डेंटिन ओवर वेट है तो वहाँ पर कोलॉइडल पॉलीमेराइजेशन होने के चांसेस हैं। एट दिस स्टेप आपकी जो डेंटिन है वो विजिबली वेट होनी चाहिए, ना कि वो ओवर वेट होनी चाहिए। वो आपको विजिबली वेट होगी तो वो आइडियल है। अगर ओवर ड्राइड है तब भी आपकी जो बॉन्डिंग है उसके ऊपर हैज़र्डस इफ़ेक्ट होने वाला है। अगर आप ऐसा करते हो तो इंटरट्यूबुलर डेंटिन तथा इंट्राट्यूबुलर डेंटिन और जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल का जो ऑरिफाइस है, अगर आप मेटिकुलसली अपने बॉन्डिंग एजेंट को यूज़ करते हो तो इनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। कोलेजनस जो टिश्यू है वो इरेक्टाइल हो जाएगा, उसकी जो केमिस्ट्री है वो एक्टिवेट हो जाएगी और जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल का ऑरिफाइस है उसके चारों तरफ फाइब्रस स्कैफोल्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा और जो इंट्राट्यूबुलर प्लग है उसको ये आपका जो बॉन्डिंग एजेंट है बढ़िया सा सील कर लेगा। मेटिकुलस स्टेप से आपका जो स्मीयर लेयर है डेंटिन के ऊपर जो बना है आफ्टर इंस्ट्रूमेंटेशन, उसकी बढ़िया सी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। वो एक बढ़िया ढंग के साथ आपके बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकेगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा है कि जो 7th जनरेशन बॉन्डिंग एजेंट हैं उनमें स्मीयर लेयर को रिमूव करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। अब जब इस स्टेप में आप देखते हैं कि आपका बॉन्डिंग एजेंट बढ़िया सा कैविटी में सेटल हो गया है, एनेमल को भी उसने एड्रेस कर लिया है और डेंटिन को भी उसने एड्रेस कर लिया है, तो अब इसको स्टेबलाइज करने की स्टेज आ जाती है। आप लाइट क्योर से इसको पॉलीमराइज कर सकते हो और पॉलीमराइजेशन के बाद ये अंदर डेंटिन और एनेमल के अंदर स्टेबलाइज हो जाता है। माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि सुपरफिशियली एक 1 to 2 माइक्रोन लेयर होती है जिसको हम ऑक्सीजन इनहिबिटेशन लेयर बोलते हैं। मैं इसको शॉर्ट में ऑयल बोलता हूँ। ये जो लेयर है इसने अभी बॉन्ड होना होता है और ये जो है हाइड्रोफोबिक एंड होता है आपके मॉलिक्यूल का और ये अपने आप को अब प्रेजेंट करता है आपके कंपोजिट सिस्टम के आगे। अब जो आप इंक्रीमेंटली कंपोजिट मटेरियल इसके ऊपर डालेंगे, ये लेयर उसके साथ एक बहुत ही कारगर डबल बॉन्ड पॉलीमराइजेशन करने में समर्थ होता है। और जो नीचे आप हाइब्रिड डेंटिन क्रिएट करके आए हैं, जो आप इनफिल्ट्रेशन जोन पैदा करके आए हैं, उसके साथ इसकी एक अच्छी इंटीग्रेशन लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। तो प्रिय बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आज आपको बॉन्डिंग के संबंध में मैं जो मैसेज देना चाहता था उस मैसेज को आपके सामने डिलीवर करने में मैं सफल हुआ हूँ और इस प्रोसीजर में आपको एक अच्छा नया आत्मविश्वास पैदा होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि अगले संडे एक नए विषय के साथ आपके सामने मैं रूबरू हूँगा। निडर बने रहिए, निरपेक्ष बने रहिए तथा अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहिए। आप सफल होंगे तथा सौभाग्यशाली हो जाएंगे। धन्यवाद। मेरा आभार।